हे एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं BHU एंट्रेंस एग्जाम MSc जोलॉजी 2018 पेपर सोल्यूशन। ओके, नाउ ये आपको पता है, ये पार्ट 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे 101 टू लेके 120 क्वेश्चंस। ओके, मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 20। तो आपको पता है ये लास्ट पार्ट है, इस पार्ट के बाद आपका कंप्लीट 2018 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, 2019 का हो चुका है एंड 2018 भी आज कंप्लीट हो जाएगा ना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ना। क्वेश्चन नंबर 101, सीसी फ्लाइट ट्रांसमिट्स द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पता है, अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस देख रहे हो तो आपको पता है कि ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको एक ही सजेशन देती हूँ हर बार कि आप अगर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो DU BHU की बायोकेमिस्ट्री एंड जोलॉजी उसके सारे लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर लो ना, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अप्रॉक्स 50% क्वेश्चन तो रिपीटेटिव होंगे ही होंगे, इतनी तो गारंटी है। नाउ सीसी फ्लाई ट्रांसमिट द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ। तो यहाँ पे जो सीसी फ्लाई है ट्रांसमिट करती है आपका ट्रिप्नोसोमा। ओके, तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि ये ट्रिप्नोसोमा इससे क्या कॉज होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ओके, तो ये नॉर्मल ये डिजीज़ है वो अफ्रीका के अंदर होती है, इसलिए इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। इस सीसी फ्लाई की इन्फेक्ट इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर्सन का, उस पर इफेक्ट करता है। इस वजह से उस पर्सन को बहुत ज़्यादा नींद आने स्टार्ट हो जाती है। नाउ सेकंड यहाँ पे लेस्मेनिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है कि लेस्मेनिया किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, वो होता है सैंड फ्लाई के थ्रू। ध्यान रखना किसके थ्रू होता है, सैंड फ्लाई के थ्रू। एंड ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, ये डिजीज़ कॉज करता है काला आज़ार। क्या, काला आज़ार। एंड इसको काला आज़ार को हम दमदम फीवर भी बोलते हैं, DAM। ओके, दमदम फीवर। एंड थर्ड इज द गिडेरिया। ओके, इससे क्या होता है, ये क्या होता है कि वाटर के थ्रू, वाटर कंटामिनेट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अपनी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी पे कैसे एंटर करता है, ये करता है थ्रू दी वाटर। ओके, कंटामिनेटेड वाटर। एंड फर्स्ट में क्या है, प्लाज्मोडियम। इससे तो आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो, आपको पता है कि मलेरिया की बाइट से मॉस्किटो की बाइट से मलेरिया कॉज होता है, वो प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है ना। सो यहाँ पे सीसी फ्लाई का पूछा गया है तो ध्यान रखना ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसी। ओके, ये नाम याद रखना आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, which one of the following gland are evolved in the population of प्रोडक्शन ऑफ रॉयल जेली बाय हनी बी। तो यहाँ पे रॉयल जेली के प्रोडक्शन के लिए कौन सी ग्लैंड इवॉल्व करती है, तो रॉयल जेली के प्रोडक्शन के लिए हाइपोफाइजियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड। और आपको पता है कि रॉयल जेली किसका फूड है, वो क्वीन का फूड है ना। वो क्वीन होती है, वो हमेशा रॉयल जेली फीड करती है, तो इसी कैरेक्टर की वजह से वो उसके हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ओके, एंड नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोले तो रॉयल जेली हमारे लिए भी बहुत काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, मीन्स मेडिसिन के रूप में भी यूज़ आता है। ओके, नाउ 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल्स। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका लिविंग फॉसिल्स है। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि व्हाट इज़ मीन बाय लिविंग फॉसिल्स। तो ध्यान रखना कि लिविंग फॉसिल्स का मीन्स वो होता है जो ऑर्गेनिजम्स एंसेस्टर टाइम में प्रेजेंट था और अब भी प्रेजेंट है ना। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ होगा बट मैक्सिमम मीन्स तो चेंज हुआ होगा तो माइन्यूट सा हुआ होगा, बट जैसा पहले था अभी भी वैसे ही है। तो उसको एज ए हम फॉसिल्स की रिकॉर्ड में हम इसको इसकी स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। नाउ एक होता है नॉन लिविंग फॉसिल्स जो अभी प्रेजेंट नहीं है और पहले टाइम में प्रेजेंट थे। ओके, उसको नॉन लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है जिसको हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं दैट इज़ द एंटीडॉन। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड होता है आपका करेक्ट। Now next, the number of daughter paramecia produced from conjugation is। तो यहाँ पे पूछा गया कि नंबर ऑफ डॉटर कॉन्जुगेशन प्रोसेस से कितने नंबर ऑफ डॉटर प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये आती है कि व्हाट इज मीन बाय
कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मीन ये होता है कि सेक्सुअल फिनोमिना, ओके, मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम मान सकते हैं। तो इसके अंदर जो कॉन्जुगेशन होता है, जो पैरामीशियम होती है, कॉन्जुगेशन का मीन्स ये पैरामीशियम, दो पैरामीशियम आपस में ऐसे बाइंड होगी, है ना। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है, पहले तो माइक्रोन्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होगा, एंड जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसका मियोसिस डिवीजन होगा, लाइक वो 2 मियोसिस डिवीजन होगा, वो 4 में कन्वर्ट होगा, ओके। फिर क्या होगा कि ये जो 3 होती है माइक्रोन्यूक्लियस, वो डिसेपर हो जाती है, फिर यहाँ पे एक एक बचती है, ओके। फिर एक माइक्रोन्यूक्लियर हो गई और एक मैक्रोन्यूक्लियर हो गई, एक माइक्रोन्यूक्लियर, फिर ये ऐसे एक्सचेंज होती है, ऐसे, है ना। तो फिर इसका वाला जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है और इसका वाला यहाँ पे। फिर ये क्या करती है, जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है फिर ये 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड होती है, ओके। ये दोनों ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। मीन्स ओवरऑल चीज़ ये है कि जो एक कॉन्जुगेशन प्रोसेस होगा तो उसके अंदर कितनी पैरामीशियम डेवलप होगी, 4 पैरामीशियम डॉटर सेल बनेगी, ओके। तो अगर 2 कॉन्जुगेशन प्रोसेस हुआ तो कितनी बनेगी, तो उस टाइम बनेगी 8। तो 8 डॉटर सेल बनती है फ्रॉम दी 2 कॉन्जुगेट, ओके, एंड वन कॉन्जुगेट से 4 नंबर ऑफ डॉटर सेल बनती है। तो यहाँ पे देख लो 1 का 4 तो है ही नहीं, बट 2 कॉन्जुगेशन से 8 सेल बन रही, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर होता है सेकंड करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सूडोसिलोम अकर एट बॉडी कैविटी इन। तो सूडोसिलोम क्या होता है कि मीन्स फॉल्स बॉडी कैविटी, ओके। तो फॉल्स बॉडी कैविटी के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लाइक नेमेटोड्स। जो नेमेटोड्स होता है वो फॉल्स बॉडी कैविटी है। बाकी ये जो तीनों एग्जाम्पल है, सॉरी तीनों ये है, ये क्या है, इन तीनों के अंदर असिलोमेट है, ओके। मीन्स जो बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है, नो बॉडी कैविटी, दैट इज नॉन एज द असिलोमेट, एंड इनके सब में असिलोमेट होता है, ओके। सो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो सीडोसिलोम का पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर आपका नेमेटोड होता है करेक्ट। तो ये भी अगेन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आप क्या एग्जाम्पल्स लिख लेना कि सुलोम्स की, यूसुलम्स की कौन कौन आते हैं, है ना, सूडोसिलोम में कौन कौन आते हैं, एंड असिलोम में कौन कौन आते हैं, ओके। नाउ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ट्यूब विद इन ट्यूब एग्जिट इन, क्वेश्चन नंबर 106, ट्यूब विद इन ट्यूब एग्जिट इन इज रिफर टू, तो ट्यूब विद इन ट्यूब इज रिफर टू अ फ्लूइड फील्ड कैविटी, ओके, उसको हम फ्लूइड फील्ड कैविटी ही बोल सकते हैं, एंड ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द आउटर बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ओके। एंड ये जो है, ये मेनली जो फाइलम नेमेटोड्स है ना, यहाँ पे भी नेमेटोड्स का पूछा गया फाइलम, यहाँ पे जो फाइलम नेमेटोड्स है उसके अंदर होती है ऐसी। तो नेमेटोड्स के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लाइक टीनिया सोलियम, एस्केरिस, है ना, सी अल्गन। तो यहाँ पे जो टीनिया दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है थर्ड करेक्ट, ओके। मैंने ये चीज़ बोली थी कि सारे फाइलम्स के बेसिक कैरेक्टर आप ध्यान रख लो, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बट बेसिक कैरेक्टर उसकी एग्जांपल है ना, और सारी सारी उसकी एक्सेप्शन कीज, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी आपको। नाउ वेल्जर लार्वा अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो यहाँ पे जो वेल्जर लार्वा है वो किसके अंदर होती है, तो ये जो लार्वा है, ये जो प्रेजेंट होती है वो मॉलस्कस के अंदर होती है, ओके। तो ये जो लार्वा कब फॉर्म होती है, ट्रोकोफोर की बात होती है, ट्रोकोफोर से ही डेवलप होती है। तो इसका अगेन एक चार्ट बना लेना, ओके, सारे लार्वा का, एंड देखना कि कौन से फाइलम में, कौन सी क्लास में क्या क्या कौन से लार्वा होते हैं, ओके। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, the most primitive invertebrates to possess musculoepithelials and nerve cells are, तो यहाँ पे मोस्ट प्रीमिटिव इनवर्टिब्रेट्स, इससे हमें आंसर हमारा मिल जाता है हाइड्रा, ओके। दे पॉजेस अ नर्व सेल्स, जिसके अंदर नर्व सेल्स होती थी, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फोर्थ करेक्ट, ओके। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसेस बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो यहाँ पे इसमें से किसमें गैसेस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स नहीं है, तो आपको पता है सल्फर से SO2 CO2 है ना, NO2, बट फॉस्फोरस है तो सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फर्स्ट करेक्ट, ओके। अगेन ये बेसिक क्वेश्चन है ना, कॉमन सेंस से भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, यहाँ पे आंसर ने लिखा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं,
ट्रू इकोसिस्टम इज़ वेयर। अब ट्रू इकोसिस्टम किसको बोलेंगे? जहाँ पे इकोसिस्टम में क्या होता है कि बायोटिक एंड अबायोटिक इंट्रैक्शंस होते हैं, ओके, जहाँ पे प्रोड्यूसर की मीन्स नंबर ज़्यादा होंगे तभी तो एनर्जी फ्लो, आपको पता 10% एनर्जी फ्लो का आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर है ना, जो प्रोड्यूसर है उसके नंबर हमेशा ज़्यादा होंगे तो जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है द ट्रू सिस्टम इज़ वेयर द प्रोड्यूसर आर मोर। प्रोड्यूसर क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। किससे? प्राइमरी कंज्यूमर से। सो ऑप्शन नंबर, आपको पता है प्रोड्यूसर है और फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सैल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस स्टेट दैट एन ऑर्गेनिजम्स विद वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस, ओके, क्या एक ऑर्गेनिज्म है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेंट करता है, एनवायरनमेंट फैक्टर को टॉलरेंट करता है, सो ये वो क्या शो करता है? तो सबसे पहले चीज़ ये आती है कि सैल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या होता है। तो आपने लिमिटिंग फैक्टर्स के टू लॉ है ना, लिमिटिंग फैक्टर्स के टू है। लिमिटिंग फैक्टर या तो चीज़ ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में होनी चाहिए, ओके। लाइक अगर कोई चीज़ ज़्यादा है, लाइक आप ऐसे समझो कि आप 2 रोटी खाते हो, है ना, अगर 2 रोटी से अगर आपको 10 रोटी बोले कि खाओ खाओ पूरी खाओ, तो ऐसा होगा कि आपका मीन्स आपको डाइजेस्ट मीन आपको भाएगी नहीं, है ना, तो मीन्स आप टॉलरेंट नहीं कर पाओगे, आप सहन नहीं कर पाओगे, इतना खा नहीं पाओगे। तो ये आपका हो गया कि आपको चीज़ ज़्यादा दे रहे हैं। तो जो कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है मीन्स लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, लिमिटिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं वो लो कौन सा है, वो है सैल्फर्ड लो, ओके। इसका एनवायरनमेंट फैक्टर का एग्जांपल लेते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, ओके। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में अगर 25% हो गई तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो मीन्स ज़्यादा चीज़ भी हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो उसको बोलते हैं सल्फर लॉ ऑफ टॉलरेंस। तो यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एंड सेकंड चीज़ हम देखते हैं, एक इसका जस्ट अपोजिट होता है, एक होता है लेबिक लॉ, ओके। इस लेबिक लॉ ऑफ मिनिमम मीन्स आप 2 रोटी खाते हो बट आपको 1 दे रहा है, तो आपका पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा, मीन्स आपका वो चीज़ क्या हमें कम दे रहे हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होगी, तो भी कोई चीज़ कम हो तो भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम होती है। हमेशा हम चीज़ लिमिटेड में चीज़ यूज़ करते हैं, तो वही होता है लेबिक लॉ, ओके। इसमें लिमिटिंग फैक्टर कम होता है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उससे मूव करते हैं। सैल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस स्टेट दैट ऑर्गेनिजम्स विद वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंट, एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वाइड, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है एनवायरनमेंट फैक्टर के। तो अगर किसी की टॉलरेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। अगर आपकी टॉलरेंस ज़्यादा है, आपको इन्वायरमेंट रहने की ज़्यादा है, जैसे ह्यूमन एग्जांपल लेते हैं, ओके, वो इस एनवायरनमेंट पे अडेप्ट करने की कैपेसिटी है, तो वो क्या करेगा, अगर उसकी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अपनी नंबर इंक्रीज़ करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा विद हाई पॉपुलेशन, विद पॉपुलेशन साइज, और ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज़ करेगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 101112, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? तो एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट में एग्जांपल होता है लाइक CO2 हुआ, NO हुआ, SO2 हुआ, मीन्स जो एयर पोल्यूशन डायरेक्टली कॉज करती है, लाइक हमने CO2 एग्जिट आउट की और वो डायरेक्ट एक एयर पोल्यूशन की जैसे वर्क कर रही है, ओके, किसी के साथ इंट्रैक्शन नहीं किया, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गया, ओके। नाउ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है कि फर्स्ट दे कन्वर्ट इनटू अ सेकेंडरी कंपाउंड, सबसे पहले वो क्या होगा, सेकेंडरी कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, देन वो आपका सेकेंडरी एज ए पोल्यूटेंट काम करेगा, ओके। लाइक स्मोक आपको पता है डायरेक्ट नहीं बनती है, स्मोक कैसे बनती है, स्मोक जी कैसे है, स्मोक प्लस फॉग, इससे कम्बाइनेशन से स्मोक बनती है ना। तो ऐसे ही आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप खुद ही अपने कॉमन सेंस यूज़ करो, लाइक CO है, CO2 है, SO2 है, O3 है ना, O3 सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो ये आपका होगा आंसर, ओके। सो ऑप्शन नंबर होगा आपका फोर्थ करेक्ट। नाउ O2 डायरेक्टली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट थोड़ा ना होती है, वो कम्बाइनेशन से बनती है, O2 के साथ O बाइंड हो जाती है ना, O2 के साथ O बाइंड होती है, तो O3 को ओजोन लेयर का फॉर्मूला भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 113,
गल्फ ऑफ कॉच इज़ डिक्लेयर फर्स्ट मेराइन नेशनल पार्क। तो ये जो है इसको फर्स्ट मेराइन नेशनल पार्क बोला गया। अगेन इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, फर्स्ट मराइन नेशनल पार्क कौन सा है, गल्फ ऑफ कॉच। ओके, तो यहाँ पे ये क्यों किसकी कंजर्वेशन के लिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व, किसकी कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था, है ना। तो यहाँ पे जो कोरल रीफ होता है उसकी कंजर्वेशन के लिए, तो ध्यान रखना, है ना। अगेन ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। कुल मिला के आपको ये जितने भी नेशनल पार्क है, चाहे वो मेराइन नेशनल पार्क हो या कोई भी हो, कहाँ पे उसकी पोजीशन है, कब ऑरिजिन हुआ, किसके लिए हुआ, इसका एम क्या था बनाने के लिए, तो ऐसी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हाई डेंसिटी ऑफ डियर पॉपुलेशन इन अ एरिया विद लीड टू। अगर आप सोचो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा डियर की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई किसी यहाँ पे एरिया के अंदर, तो क्या होगा। तो अगर सपोज कर लो एक रूम है, ओके, 1 रूम है, इस रूम के अंदर अगर 10 लोग रह रहे हैं तो रह पाएंगे क्या, नहीं रह पाएंगे, श्योर सी बात है। सब तो स्पेस के लिए कंपटीशन करेंगे, बोलेगा यहाँ पे ये वाला एरिया मेरा है, ये वाला एरिया मेरा है। मीन्स जब सेम स्पीसीज होगा तो नीड भी सेम होगी, खाना भी सेम होगा, है ना। तो नीड भी सेम होगी, इनका खाना भी सेम होगा, स्पेस भी सेम होगा, रहने का तरीका भी सेम होगा, सब सारी चीज़ें अगर सेम होगी तो क्या होगा, कंपटीशन होगा आपस में। मीन्स 2 सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हुआ। जब 2 सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है तो ऐसे टाइप की कंपटीशन को बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। कैसा, इंट्रा, INTRA, कैसा, इंट्रा मीन्स 2 सिमिलर स्पीसीज के बीच में कंपटीशन। ओके, तो अगर यहाँ पे डियर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है किसी एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया दे रखा है इन एन एरिया, तो जब किसी एरिया के अंदर डियर की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो श्योर सी बात है वो फूड के लिए फ़ाइट करेंगे, स्पेस के लिए फ़ाइट करेंगे, हर चीज़ के लिए फ़ाइट करेंगे, है ना। सो यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ सेकेंड भी देख लेते हैं, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे कोई अदर पर्सन आया ही नहीं है, इंटर का मीन्स क्या होता है, 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन। अब तो यहाँ पे कोई दूसरा कोई दे नहीं रखा है तो किसके बीच में कंपटीशन करेगा, तो ये होगा नहीं, म्यूचुअलिज्म, दोनों को फ़ायदा। अब जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कोई क्वान्टिटी है तो दोनों को फ़ायदा कहाँ होगा, दोनों फाइट करेगी, है ना। एंड कॉमन सर्विस में एक को फ़ायदा एक को कुछ नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। कंपटीशन होगा तो दोनों को फ़ायदा होगा। यहाँ पे अगर कंपटीशन देता तो बात अलग है, कंपटीशन होता तो दोनों को नुकसान होता है ना। कंपटीशन में हमेशा दोनों को नुकसान होता है, एक जीतता और एक हारता है, बट नुकसान दोनों को होता है। नाउ यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिस्ट इज नॉन टू गिव बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है, साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है कि कौन सा साइंटिस्ट है जिसने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया। तो ये क्वेश्चन है अगेन रिपीटेटिव है ना। आई थिंक मैंने इतने पेपर याद तो नहीं है किस कंपटीशन एग्जाम में आए थे, मैंने तो DU एंड BHU की पेपर सॉल्व करा है तो उनके अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। तो मैंने आपको बताया था सिलेबस वाली वीडियो के अंदर बताया था कि जो भी स्पीसीज कंसेप्ट है सारा ध्यान रखना। स्पीसीज कंसेप्ट लाइक डिफरेंट स्पीसीज कंसेप्ट होते हैं ना, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, जेनेटिक स्पीसीज कंसेप्ट, एवोल्यूशन स्पीसीज कंसेप्ट। तो सारे स्पीसीज कंसेप्ट के ध्यान रखना क्या उसकी डेफिनेशन है, ओके, एंड उसकी क्या लिमिट है, एंड उसके साइंटिस्ट कौन है। ओके, ये चीज़ आप अच्छे से रट्टा मारना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे जो आपका है ये जो मेयर जी ने दिया था ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव पोटेंशियल टू इनब्रीड इन नेचर, मीन्स उसकी कैपेसिटी होती है कि इनब्रीड करने की। बट ये कंसेप्ट है वैसे ये डिस्कार्ड हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि आप ही सोचो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या उसकी सेक्सुअल कैपेसिटी होती है क्या, नहीं। फॉसिल से उसकी होती है क्या, नहीं। तो ये उसकी कुछ एक्सेप्शन है, इस वजह से ये थ्योरी फेल हो गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116 member of species may have polymorphic form. Member of species they have polymorphism due to sexual dimorphism. Okay, sexual dimorphism and coloration की वजह से ये polymorphic है. Okay, now and availability of various mutant in the population and बहुत सारे mutant available है now. Which one of the following species concept, यहाँ पे main चीज़ start होती है ना,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंसेप्ट, कौन सी स्पीसीज कंसेप्ट है, कंसिडर ईच मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म टू बी सेपरेट स्पीसीज, मीन्स मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे स्पीसीज को सेपरेट किया जाता है। ये पूरी डेफिनेशन है कि मॉर्फोलॉजी की स्पीसीज, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अगर किसी स्पीसीज को सेपरेट करते हैं तो ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी स्पीसीज कंसेप्ट। ओके, एंड दैट इज आल्सो नोन एज द टोपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट एंड आल्सो नोन एज द फिनोटिपिक स्पीसीज कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड। मीन टोपोलॉजिकल मीन्स मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे, लाइक आपको काऊ को देख के आपको पता लगता है कि काऊ है, बफेलो को देख के पता लगता है हाँ ये बफेलो है। ह्यूमन को है ना, ह्यूमन एंड काऊ का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो आप कैसे बोलोगे कि ये काऊ है ये ह्यूमन है, उसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर ही देखोगे। तो ये जो कंसेप्ट है बोला है कि ये काऊ की स्पीसीज है, ये ह्यूमन की स्पीसीज है, कैसे कि उनकी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है। सो ये स्पीसीज कंसेप्ट ये बताती है। ओके, सो टोपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को क्या क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट एंड द फिनोटिपिक स्पीसीज कंसेप्ट। ओके, नाउ हाइपोफाइसेशन इज अ टेक्निक यूज फॉर, तो जो हाइपोफाइसेशन टेक्निक होती है इसके अंदर क्या होता है कि इंड्यूस ब्रीडिंग इंड्यूस करते हैं। ये नॉर्मली फिश के अंदर, फिश की जब ज़्यादा नंबर ऑफ फिशेस हमें फिश कल्चर होता है तो इस कंडीशन में हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। ओके, तो आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इंड्यूस ब्रीडिंग, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है करेक्ट। ओके, नाउ द वैक्स ग्लैंड ऑफ हनी बी इज़ फाउंड इन, तो जो वैक्स ग्लैंड होती है ओके जिससे वैक्स का फॉर्मेशन होगा मीन्स हनी हाइव का फॉर्मेशन होगा, छत्ता मधुमक्खी का। तो जो वर्कर होता है वो उनका फंक्शन होता है क्यों, तो मज़े से आराम करती है ना, उसका काम ओनली यही है कि क्यून फीड पे खाना इसका क्या काम होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। ओके, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना। एंड वर्कर्स होते हैं वो उसका काम क्या होता है कि जो भी हाइव है उसकी ध्यान रखना एंड जो भी वैक्स ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा जिससे क्या होगा हनी हाइव का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस एंटीबॉडी इन द सीरम इन ऑर्डर ऑफ, ये अगेन आपको पता है रिपीटेटिव है एंड इसमें मैंने आपको याद करने का एक तरीका भी बता रखा है। क्या बताया था मैंने आपको, गमदे। ओके, चुका है पता नहीं कितनी बार कितनी हर, मुझे लगता है मैंने इतने पेपर सॉल्व किए, हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन तो मीन्स उसका फेवरेट है। तो आप गमदे याद रखना, क्या गमदे है ना, गमदे मीन्स जी की कंसर्न जी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, फिर उसमें ए की, फिर एम की, फिर डी की एंड फिर ई की। अब देख लो मैच करके, यहाँ पे पहले एम आता है फिर ए आता है तो ये तो नहीं होगा, ई एंड जी आता है मीन्स ई आता है पहले फिर जी आता है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें देखते हैं सेकंड में जी ज़्यादा है फिर ए है, ओके जी ज़्यादा ए, फिर एम है फिर एम है फिर ई है, मीन्स डी तो दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं ई है, तो ये होता है आपका करेक्ट सेकंड। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होता है करेक्ट, ध्यान रखना गमदे। ओके, गमदे। क्वेश्चन नंबर 120, द टी सेल रिसेप्टर कैन बाइंड टू एंटीजेनिक पेप्टाइड्स, तो यहाँ पे जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो एंटीजेनिक पेप्टाइड से बाइंड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो टी सेल है, मान लीजिए टी सेल है, इसके ऊपर सी डी मॉलिक्यूलर मार्कर होता है, मान लीजिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और यहाँ पे एमएससी होगा, एमएससी का मॉलिक्यूल्स होगा, वो क्या करेगी एंटीजन को प्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे जो टी सेल रिसेप्टर है बाइंड टू एंटीजेनिक पेप्टाइड, ये एंटीजन से बाइंड कब करेगा, ओनली व्हेन, जब कब करेगा तब ये जो एंटीजन है वो लोडेड ऑन दी एमएससी मॉलिक्यूल, एमएससी मॉलिक्यूल्स के ऊपर होगा तभी तो करेगा। ऐसे देखो ये टी सेल है, ओके आपको पता है ये सीडी मार्कर होता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मार्कर, और ये आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो एंटीजन को प्रेजेंट करती है, इसके ऊपर क्या होता है एमएससी होता है, एमएससी फर्स्ट सेकंड जो भी अगर टीएच है टीसी है वो उसकी डिपेंड होता है। एमएससी क्या करेगा, यहाँ पे एंटीजन्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। ओके, टी सेल ये कब करेगी, जब ये ओनली व्हेन लोडेड ऑन दी एमएससी मॉलिक्यूल्स, ये जब एमएससी मॉलिक्यूल्स की एंटीजेनिक पेप्टाइड्स है वो इसके ऊपर बाइंड होगा तब। ओके, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होता है आपका सेकंड करेक्ट। नाउ तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमने पूरा 2000 का पेपर सॉल्व करा लिया। ओके मीन्स मैंने आपको 2019,
एंड 2018 दोनों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दिए। आई होप आपने सबको सीरियस वे में, अच्छे वे में सारी चीज़ सॉल्व की होगी, है ना। साथ ही साथ मैंने DU के भी 2019 एंड 18 का पेपर सॉल्व कराया। आई होप वो भी आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे। एंड बायोकेमिस्ट्री के भी BHU एंड DU के सॉल्व कराए, तो वो भी आप देख लेना, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री एंड जोलॉजी का क्वेश्चंस मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव, सेम ही मान लो पेपर है ना। तो यहाँ पे हमने सारे डिस्कस किया। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पार्ट आपको कौन सा सॉल्व कराना है, लाइक 17 स्टार्ट करूँ या फिर 16, वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना। ओके। एंड मेरा टेलीग्राम, अगर आप न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @काविस अकेडमी। ओके, @काविस अकेडमी विदाउट स्पेस। तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो भी आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड। एंड थर्ड चीज़ ये कि मैं आपको बताया कि मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई, तो सिलेबस एग्ज़ाम अभी थोड़ा दूर है, तो आप सिलेबस को भी अच्छे से देख लेना। क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाओ, बट सिलेबस के टॉपिक्स भी पढ़ते जाओ। ओके, बस ऐसे अगर आप पढ़ते जाओगे, ऐसे करते जाओगे, मीन्स कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रखा है, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक इजीली हो जाएगा। बिकॉज जो क्वेश्चंस का जो मीन्स एरिया है वो लिमिटलेस है, मीन्स बहुत ज़्यादा एरिया से पूछा जाता है। तो बस यही है कि आपको एक्टिव रहना है, आपका माइंड लेवल चेक किया जाता है कि आप कितने सीरियस वे में आपने अपने BSc की है ना। सो अगर आपने मेरे फर्स्ट टाइम विजिट किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।